बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज़ और उसके बाद हुकूमती ऐवानों में हलचल। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। हफ्ते को इजलास तलब किया गया है जिसमें एतमाद का वोट लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो नई डेवलपमेंट हुई, नए चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर सादिक संजरानी साहब ही हैं। वज़ीर आज़म को उन पर एतमाद है। आज हिकमत अमली भी तरतीब दी गई है, तो दूसरी जानिब भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अपोजिशन को यह एतमाद है कि हमारे नंबर गेम्स जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद और हुकूमती अराकीन से बढ़ के हैं, तो इसलिए अपना हम उम्मीदवार लेके आएंगे। तो सेनेट इलेक्शन के बाद की सूरत हाल में ये नई डेवलपमेंट और आने वाले दिनों में इस पे सियासी मंजरनामे पे असरात, इसी सब पे बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहित साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, एक ऐसी सीट पे जीत जाना जिसके इम्कानात नहीं थे, नंबर गेम पूरे नहीं थे, एक तो बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इस कामयाबी को लेकर अब आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि आपकी तहरीक किस हद तक मजबूत होगी? क्या एक सीट पे इन्हसार करके तहरीक को मजीद कवी बनाने के इम्कानात रोशन किए जा सकते हैं? यासिर साहब और राना साहब, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, बुनियादी तौर पे आप देखें, बात यह है, मैं वैसे अक्सर कहता हूँ इखलाकियात का तो फुकदान हो गया हमारे यहाँ। अगर ऐसा कहीं किसी मजहब जगह पे होता ना, तो मेरे ख्याल में शायद वो जो सरबराह होता है वो स्टेप डाउन कर जाता कि ये तो एक किस्म का, आप यूँ समझ लीजिए कि इत्तेमाद का फुकदान है उन पे जो इस वक्त हुआ है। और अगर कोई ये बात कहे कि जी कि किसी ने कोई किसी को कन्विंस किया, कन्विंस उसी वक्त कोई होता है। अगर फर्ज कीजिए मैं ये बात मान लूँ कि जी ठीक है, आपने कन्विंस किया, आपने बात की, आपने उसको ये बात मनवाने की कोशिश की, तो उसी वक्त होता है जब आप ये समझते हैं कि वो शख्स ये समझ जाए कि मेरे लिए अब इस जगह बैठ के सियासत करना मुमकिन नहीं रहा। और ये हकीकत है। आप अगर जनरली जाके देखें तो हलकों में आप देखेंगे कि क्या हालात आपके पास हैं। और आज ये ऐसा बिल्कुल नहीं है यासिर साहब कि एक आम आदमी भी सूरत हाल को बड़ी अच्छी तरह देखता है। आप उस शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं जिस शख्स से पिछले इस अदवार में इस मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आप उसके लिए वोट मांग रहे हैं और आप आज खुद उसको एक नाकाम और बर्बाद करने वाला शख्स कहते हैं अपने माजी के बयानात में। आने वाले वक्त के मुतालिक मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि अगर आज ये फैसला हुआ है, अच्छा पहले तो मैं आपको ये गुजारिश कर दूं कि मुझे ये समझ नहीं आई कि एतमाद का वोट लेने की जरूरत क्या थी। अच्छा चलिए, आपने एतमाद का वोट ले लिया, एक फर्ज माल आपने एतमाद का वोट ले लिया, तो क्या जो नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आएगी आप उसको रोक पाएंगे? वो तो आएगी। हमारा तो जो एक कह लीजिए कार्ड है वो तो अपनी जगह हम खेलेंगे, उसको तो हम रोक नहीं सकेंगे ना। अभी इस वक्त फैसला नहीं किया, लेकिन पीडीएम जब बैठेगी, उसकी बैठक होगी, उस पर फैसला किया जाएगा कब, किस वक्त और कैसे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी। यूसुफ रजा गिलानी की नशिस्त जो है, आप क्या समझते हैं इस पे फैसला शख्सियात, दो शख्सियात की वजह से हुआ? दो शख्सियात के एक शख्सियत मुतनाज़ा थी या एक शख्सियत गैर मुतनाज़ा थी, उसकी वजह से हुआ? एक शख्सियत ऐसी थी जिस तरह आप कह रहे हैं जिसकी वजह से मौशियत का बेड़ा गर्क हो गया जो आप कह रहे हैं, या उस वजह से हुआ, या आप समझते हैं ये पीडीएम की फतह है? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, इसमें कोई दो राय नहीं, पीडीएम के सारी जमातें शामिल हैं। अगर फर्ज कीजिए कोई एक जमात भी अब्सटेन करे इसमें पीडीएम की, तो एक अपनी ताकत तो है अपनी जगह। जेयू के अपने मेंबरान बैठे हुए हैं, मैंगल सवाब के अपने मेंबरान बैठे हुए हैं, भाषा मुशम के अपने मेंबर बैठे हुए हैं, पीबीबी के अपने मेंबर ऑन ए लार्जर इंटरेस्ट क्या? ये क्यों? इसलिए कि इस मुल्क के अवाम का जो इंटरेस्ट है वो हमें सबसे ज़्यादा अजीज है। और इस वक्त अगर आप खामोश रहते हैं तो मेरे ख्याल में हिस्टोरियन जो होगा वो आपके मतलब को अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेगा आपको। शेख साहब, बसत एहतराम, आप ये देखिए, आप कहते हैं कि पीडीएम की फतह है,
ठीक है, फतह है, एक बहुत बड़ा अपसेट किया आप लोगों ने, लेकिन कल हमारी शहला रजा साहिबा से बात हुई और हमने एक सवाल पूछा कि एक सीट पे 164 वोट पड़ते हैं और दूसरी सीट पे 174 वोट पड़ते हैं, तो आपने दूसरी जगह तगोदो क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने तई तगोदो की, नून लीग ने अपने तई तगोदो की, हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब का वोट मांगा। तो इससे ये तासुर ये आया कि मजमूई तौर पर आपने पार्टी वोट नहीं मांगा बल्कि शख्सियात की बुनियाद पर वोट मांगा गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको गुजारिश कर दूं, अब बात की क्या बात असल पे ये है कि हमारी जो कैंडिडेट थी उनको जो मतलूबा वोट थे वो अपनी जमातों के सब मिल गए। अब आप ये कहते हैं कि उनकी जीत क्यों नहीं हुई, अब आप इसमें जरा गौर से कीजिएगा कि कंसंट्रेट जो था, जो तवज्जो थी, अब मैं ये इसमें कोताही हुई, ये इसमें कोई शक नहीं है, कोताही हुई होगी कि आपने उनके लिए मजीद वोट नहीं मांगे। दो चीजें थी, एक बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही, यूसुफ रजा गिलानी की अपनी एक शख्सियत भी है ना जी, साउथ में बैठे हुए हैं, पुराने मुझे सियासतदान हैं, उनका रवैया, उनका अंदाज, उनका माजी इस बात की गमाजी है कि उन्होंने क्रॉस द बोर्ड जमातों का ख्याल किया जब वो वज़ीर आज़म थे, और लोगों के दिल में उनकी कदर और मंज़िलत तो है, एक उनका अपना एक साख तो मौजूद है। और दूसरा जो मैं आपसे गुजारिश करूं, मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन यूसुफ रजा गिलानी का था वो एक संगमील था, वो एक यूं कह लीजिए कि एक आने वाले कल के लिए नवीद थी जो आप कल आएगा, जिसमें आप बात को आगे लेकर चलते हैं, आप किस बात को आगे लेकर चलते हैं। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीत गए, पीडीएम इलेक्शन जीत गई, कोताही हुई दूसरी नशिस्त पर उस तरह वोट नहीं मांगा गया, अवाम महंगाई से बड़े तंग हैं, अवाम बड़े इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। उन सूबों में जहाँ पे कहा जा रहा था कि वहाँ पर भी बहुत बड़ी ग्रुपिंग है, वहाँ पर भी अपसेट हो सकता है, उनमें से किसी सूबे में कोई ऐसा अपसेट नहीं हुआ, वहाँ पर मतलूबा नताइज पीटीआई की मर्ज़ी के मुताबिक आए, वहाँ पे सब कुछ बेहतर हो गया। तो क्या ये सारा कुछ जो था, सारी अवाम की तंगी या सारा मामला एक चीज़ पे था? देखिए, सियासत तो सारी आपकी फेडरल से चलती है ना, ये तो आप लोग सब जितने भी आप तजियाकार हैं, आप निशौर लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप बहुत ज़ीरक लोग हैं, आप सबकी तवज्जो और नज़रें तो सारी वफाक पे थी ना, सूबे तो मैटर नहीं करते। अगर देखिए वफाक अगर बदलता है तो सूबे आज खुद बदल जाते हैं, आपको पता ही है इस मुल्क की सियासत का, और सूबा तो एक सेकंड लगता है तब्दील होते हुए। और इस वक्त जो पीडीएम का मामला है वो ये है कि वो उनकी तब्दीली ये है कि वो चाहते हैं कि एक इलेक्शन शफाफ और आज़ाद इलेक्शन हो जिसमें पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे आके हुकूमत साजी करें। अक्सर तो मामला वो है ना, अब उस मामले को तो सूबा नहीं कर सकता ना, वो तो वफाक ही करेगा। जब आप वफाक को तब्दील कर लेंगे, वफाक में आप अपने इस डिगर पे चल पड़ेंगे कि आपका एक जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाए, तो फिर उसके बाद तो मेरे ख्याल में शायद बाकी तो कोई मैटर ही नहीं करता ना। आपको नजर आ रहा है जनरल इलेक्शन अनाउंस होते हैं? शायद फरमाना चाहते हैं आपको जनरल इलेक्शन इस साल में होते नजर आ रहे हैं? मैंने शुरू में बात की है, मैंने शुरू में एक बात की है, अखलाकियात तो वहाँ होती हैं जो अच्छे माहौल में रहने वाले लोग होते हैं, वो अखलाकियात को समझते हैं, उनकी कदरों को समझते हैं। यहाँ पे तो उल्टी गंगा बहती रही है ना, सारा ही मामला ही उल्ट थे, और अपने आप को सबसे अल्लाह और अरफा समझते रहे, दूसरों को कब्तर और नीच समझते रहे आप, और उसका आपको एक मिलना तो था। और ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि मैं इसको इलेक्शन होते हुए देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये जो आज आप सुन रहे हैं या असेंबली का सेशन बुलाया जा रहा है एक खसूसी, और उस पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा उसके लिए, तो ये अजीब सी मेरे ख्याल में सारी ही कार्रवाइयाँ जो हैं वो ऐसी हैं जिनका माजी में आपने कभी वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ ये है कि मैं किसी डर और खौफ में हुकूमत नहीं कर सकता। अगर मेरे जो वज़रा हैं और मेरे जो अराकीन हैं वो मुझ पर एतमाद नहीं करते तो वो खुल कर सामने आए। ये मौक़िफ़ उन्होंने अपनाते हुए एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। अब फर्ज कीजिए कि अगर आपने यही किया है कि आपके वज़रा आप पे एतमाद नहीं करते तो आपके सामने आ गया
खुल के क्या करेंगे? खुल के पूरी पाकिस्तान की आवाम खुल के आपके खिलाफ बातें कर रही है। आपने तो याद होगा आपको, आप तो बैठे हुए वहां पे, आपके पास तो माजी के सारे मामलात आपके सामने होंगे, दरीचे खोल के देख लीजिए। क्या कहा जाता था कि इतने लोग इकट्ठे हो जाए तो मैं रिजाइन कर दूंगा, तो क्या रिजाइन कर दिया? अब कल को अगर आपके सामने आपके लोग आपको कहते हैं कि आपकी पॉलिसीज गलत है, आप खराब काम कर रहे हैं, आप उन लोगों को, जिन लोगों ने लूटने का बंदोबस्त किया हुआ इस मुल्क में, उन लोगों को अपने साथ मिला के आप हुकूमत बना रहे हैं या हुकूमत चला रहे हैं, उन लोगों के साथ हैं आप जिन्होंने डाके डाले, जिन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को, आप उनके साथ हैं। तो इसलिए मतलब और क्या आप समझते हैं किस तरह किया जाए? आपके मुंह में कह देंगे, वो भी एक वक्त आ जाएगा कि आपके मुंह में भी कह देंगे। बहुत शुक्रिया शेख रुहेल असगर साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाजरीन, इसी पर हुकूमत का भी मौकिफ लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत ने हिकमत अमली क्या तरतीब दी? कल की जो शिकस्त हुई एक बड़ी नशिस्त पर, उसके बाद मुहर्रिकात क्या सामने आए, उस पर फैसले क्या किए गए, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, कल से लेके अब तक क्या समझ आई है कि बुनियादी वजह क्या बनी? अपनों ने धोखा दिया या इत्तेहादी साथ छोड़ गए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो कल इन्होंने सेनेट की सीट पे डाकाजनी की, वो डाकाजनी जो है वो अखलाकी पस्ती की बदतरीन मिसाल है। क्योंकि जो जमहूरियत के दावेदार थे, जमहूरियत का राग लाते थे, जमहूरी रवैयों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हरावल दस्ते में सबसे सफ़े अव्वल में रहे, उन्होंने कल अपने मुंह पे स्याही मली और बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नजरिए की तदफीन की। उन्होंने जिस तरह से वहाँ ज़मीरों खरीदने के लिए नोटों की बोरियों के मुंह खोले और जिस तरह से मंडी लगा के भाव और ताव किया, ये इस बात की काशी करता है कि पार्लियामेंट जो सेनेट का मुअज़्ज़ज़ दीवाने बाला है, वो इदारा जो है उसको बेतुकीर करने में इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। डॉक्टर साहब, आज बिलावल भुट्टो ने भी जिक्र किया, कल भी किया और आज मुस्लिम लीग नून ने भी किया कि वो पंजाब में अदम एतमाद लाने की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास कोर पूरा है। क्या आप समझती हैं कि पंजाब में अदम एतमाद वो ला सकते हैं और पंजाब के अंदर भी इसी तरह की कोई खरीदो फरोख्त कर सकते हैं? बिलावल भुट्टो वो सियासी यतीम है जिसको कल 3 इकाइयों ने मुस्तरद कर दिया, जिसमें बलोचिस्तान, KPK और फिर पंजाब, जहां से उनका सफाया हुआ और कोई एक सीट भी वो ना ले सके। और जिस पंजाब में वो अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं, वो ख्वाब में बिल्ली को जो खिचड़े नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि अपनी उस सीट पे जहाँ चंद इनके वोट थे सेनेट के इलेक्शन में, इन्होंने अपना कैंडिडेट विथड्रॉ कर लिया था क्योंकि इन्हें अपनी औकात का पता था। तो अपने औकात से ज्यादा बढ़ के आप बिलावल भुट्टो साहब जो मार रहे हैं, वो अभी सियासी बलूगत के उस पीरियड से गुजरे ही नहीं है, ना निकले हैं। अभी बच्चा जो है वो अंडे से बाहर आया, अभी तो उसने चलना सीखना है, अभी तो उसने अपना माशरे के और सियासत के तमाम जो सियासी अमूर हैं उनको भांपना है। और आज एक RVC चोरी की हुई सीट जो है केपी के जरिए हासिल की सीट पे बगले में जाना बचकाना का अमल ही है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप ये देखिए कि नंबर्स आपके ज्यादा थे लेकिन अपसेट हो गया। आप वज़ीर आज़म की जानिब से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया गया और अगर वहां पे अपसेट हो गया तो फिर क्या करेंगे? आपको वज़ीर आज़म का ये जो इकदाम है ये दानिशमंदाना लगता है या जज्बाती लगता है? वज़ीर आज़म हमेशा जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं
इमरान खान टुक टुक करके क्रीज पे खड़े रहने वाले खिलाड़ी नहीं है। इमरान खान जो है उसने जारहाना बॉलिंग कराई है हमेशा और जारहाना ही बैटिंग की है, और जारहाना बैटिंग के दौरान चौके छक्कों से हमेशा मुखालिफिन के छक्के छुड़ाए हैं। और बॉलर होते हुए वो फास्ट बॉलर रहे हैं, तो वो फास्ट बॉलर जो होता है वो विकेट लेता है, विकेट देता नहीं है। तो फास्ट बॉलर ने एक ही जाकर से कल जो बसात को उल्ट दिया और जो बगड़े बजा रहे थे उनके घरों में सफे मातम बिछा दिया है कि आओ मैदान में, आओ सियासी ग्राउंड में, और आओ दोबारा से इस मैच को फिर शुरू करो, और मैं आ रहा हूँ, मैं पहले बैटिंग करूंगा और आप आओ और कराओ मुझे क्या बॉल करानी है और किस तरह से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुमने जो डॉक्टर जनी के जरिए नकब जनी की है वो हम उसको बेनकाब भी करेंगे। डॉक्टर साहब प्लेयर खिलाड़ी है, वो फैसले करता है और वो फैसले करके अपनी हुकूमत करने के उस हवस और लालच में नहीं है कि मैं अपना टेन्योर पूरा करूं। वो इस मुल्क की निज़ाम को बदलने के लिए जो उसका मिशन है वो उसको ज्यादा मुकद्दम समझता है। हुकूमत में रहने से ज्यादा इस मुल्क को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से निजात दिला के इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाना उसका यकीन कामिल है। डॉक्टर साहब अगर इत्मीनान का वोट हासिल आप कर लेते हैं और अच्छा वोट हासिल कर लेते हैं, उस सूरत में क्या आप समझते हैं कि सजरानी साहब जो हैं आप उनको फिर चेयरमैन सेनेट बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे? और अगर आप सेनेट में आप अक्सरियत में वोट हासिल नहीं कर सकते, इत्मीनान का वोट हासिल नहीं कर सकते, तो क्या फिर असम्बलियाँ कायम रहेंगी? असम्बलियाँ तहलील तो नहीं होंगी? देखिए, पहले ये है कि इत्मीनान का वोट इमरान खान देंगे और इंशाल्लाह वो जिस बहादुरी से बैट लेके क्रीज पे आके खड़े हो गए हैं और इनको कहा है कि कराओ क्या बॉलिंग करनी है, अब लगाओ फेंको, तुम्हारी हर 9 बॉल जो है उसका भी मैं खेलूंगा, और उन्होंने इनको ओपन चैलेंज दे दिया है। तो अब क्यों ये लैतो लाल से काम ले रहे हैं? अब ये क्यों छुप रहे हैं कभी किसी बयानिए के पीछे और कभी किसी बयानिए के पीछे? इनको बिल्कुल डंड बैठ के निकाल के आना चाहिए मैदान में, और आए सियासत के अंदर जो है वो फैसले किए जाते हैं वक्त, हालात और सूरत हाल को देख के। और इमरान खान ने इत्मीनान का वोट लेने का जो फैसला किया है, पूरा इत्मीनान है कि उनको इत्मीनान भी मिलेगा और उनको अपनी नुमाइंदे जो है अपना रहबर भी एक दफा ठप्पा लगा के उसकी तायीद करेंगे और राहसनों के मुकाबले में रहबर को वोट की ताकत देंगे, और राहसन जो है इसी तरह दिल और रुतबा देंगे। डॉक्टर साहिबा, आप ये देखिए कि अददी अक्सरियत उनकी नहीं थी, उन्होंने वोट हासिल कर लिए तो उन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा। अब सेनेट की मजमूई सूरत हाल देखें तो अददी अक्सरियत तो अपोजिशन के पास है चेयरमैन को मुंतखब करने के लिए, लेकिन अगर वहां पर संजरानी साहब मुंतखब हो जाते हैं अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद भी, तो फिर क्या कहा जाएगा? उसमें जमात इस्लामी ने अगर पहले भी अब्सटेन किया है तो वो अब्सटेन करती है, फिर बताएं क्या होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इसका मतलब है जो लोग उस वक्त आपके साथ होंगे ओपन ही होंगे ना सारे? देखिए, हमें सियासत में दाव पेच चलते हैं, सियासत नोट नहीं चलते। जिन्होंने नोट चलाए हैं वो आज ही उन्होंने बाजी मार की है। उन्होंने जिस तरह से अखलाकियात का जनाजा निकाला है और खुद पीपल्स पार्टी की तदफीन में उन्होंने किरदार अदा किया है, तो पहले ही पीपल्स पार्टी का एक किरदार अवाम में आपको पता ही है कि उसको वो मुस्तरद कर चुके हैं। खुसूसन पंजाब और KP के बलोचिस्तान में उनको कोई सीट ना मिलना सेनेट के अंदर भी ये साबित करता है। ये दोनों जमातें जो है अपने अपने मखसूस स्टेट तक महदूद हो गई हैं। डॉक्टर साहब, एक फार्मूला चल रहा है PDM के अंदर कि बलोचिस्तान मौलाना फजल रहमान को दे दिया जाए, वहाँ पे तब्दीली लाई जाए, पंजाब में हमजा शहबाज को बना दिया जाए,
वज़ीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी सपोर्ट करे और किसी और इत्तेहादी को तोड़ा जाए और वफाक जो है आसिफ अली जरदारी को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, आप इस पर क्या कहेंगी? तो दिल्ली राजकुमारी के हाथ में क्या आएगा? वो कहती है जी, वो कहती है कि इनसे जार छूट जाए, हाथ मंदिर आ जाएगी। उसकी कनीजें क्या करेंगी और वो दरबारी और हवारी क्या करेंगे? नहीं, हमजा शहबाज तो नहीं की फैमिली से है ना, खबर नहीं होगी ना। उनके लिए पसंदीदा और अच्छी खबर और नेकबाल नहीं है जो आप बता रहे हैं। नहीं, उनके कजन जो है उन्हें पंजाब मिल जाएगा तो उन्हें मिल नहीं जाएगा हिस्सा? कजन जो है वो पहले दिन से जो इश्क तक का रहा है दोनों के दरमियान, अभी तो उस लीग के शुरू होने का आगाज हुआ जाता है। तो डॉक्टर साहब के अंदर कोरोना आ गया, वो बंद हुई। नई लीग जो PSL की लाहौर में है वो मरियम वर्सेस हमजा। यानी आप कह रही है अब PSL जो है मरियम वर्सेस हमजा होगा। और तो हम हमजा की टीम में, डॉक्टर साहब ये भी बता दें, हमजा की टीम में कौन कौन होगा और मरियम की टीम में कौन कौन होगा? बड़ी जल्दी आपको पता चल जाएगा। जो हमजा के स्टेज पे आपको नजर आए और मरियम वहाँ से लापता थी, तो आपको समझ आ गई कि लाहौर का जलसा मीनारे पाकिस्तान पे क्यों नाकाम हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, आपको क्या दिखाई देता है कि लॉन्ग मार्च होगा, और अगर होगा तो उसके नताइज क्या होंगे? पहली बात तो ये है कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो आदमी इनकी इस वक्त खुशी है, वो नहीं चाहते हैं कि अवाम में एक्सपोज हो जाए। और मौलाना साहब जिनके कंधों पे चढ़ के लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, इनके बाजू में वो दमखम नहीं है और जरदारी नहीं चाहेगा कि ये लॉन्ग मार्च हो। यानी आपकी नज़र में लॉन्ग मार्च नहीं होगा, और लॉन्ग मार्च होगा तो ये अवाम में एक्सपोज हो जाएंगे, दूसरी जानिब एतमाद का वोट वज़ीर आज़म हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का कौम से खिताब, बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू और चेयरमैन सेनेट के लिए फिर से PTI की जानिब से जो उम्मीदवार सामने आना सादिक संजरानी का, सादिक संजरानी पर फिर से एतमाद किया जा रहा है। सादिक संजरानी ही सेनेट इलेक्शन में फिर से उम्मीदवार होंगे सेनेट चेयरमैन के। ये खबर आज से हमने 2 हफ्ते पहले ही ब्रेक कर दी थी। 2 हफ्ते पहले दी जाने वाली खबर एक बार मुलाहिजा कीजिए, फिर इशू की जानिब आएंगे। आपको एक चीज़ बताता चलो, आगे आने वाले चेयरमैन सेनेट जो है ना, वो सजरानी साहब ही हैं। अच्छा, आज जो मुलाकात हुई है, मैं आपको बता दूं, मेरी इत्तला के मुताबिक वही आगे भी चेयरमैन सेनेट है। चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार फिर से सादिक संजरानी होंगे। 2 हफ्ते पहले हमने ब्रेक की। राना साहब, एक तो मुबारक आपको, खबर सच्ची साबित हुई। दूसरा ये कि सादिक संजरानी साहब इस बार दोबारा चेयरमैन सेनेट बन पाएंगे, ये एक सवाल है, जबकि दूसरी जानिब आपको अददी अक्सरियत ज़्यादा दिखाई देती है। बात यह है कि असर, जहाँ तक बात है ना संजरानी साहब की, संजरानी साहब के बड़े अच्छे रूट्स हैं। हो सकता है बलोचिस्तान से वो लोग भी संजरानी साहब को वोट दें जो इस वक्त अपोजिशन के साथ खड़े हैं। लेकिन गिलानी साहब के भी अच्छे रूट्स हैं। बिल्कुल, गिलानी साहब के जो रूट्स थे, वो सेनेट के चेयरमैन बनना और सेनेटर बनना, इसमें बड़ा फ़र्क आता है। अब से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह दूँ, सेनेट का चेयरमैन और सेनेटर, ये बनना, इसमें बड़ा फ़र्क आता है। एक तो मैं आपको बता दूं, हमने पहले भी कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी PTI के उम्मीदवार हैं और डिप्टी चेयरमैन के वहाँ पे अब जो उम्मीदवार हैं वो हैदरी साहब, अब्दुल गफूर हैदरी साहब। अब 2 चीज़ें बड़ी अकाउंट करती हैं, ज़हन में रखिएगा कि बलूचिस्तान एक बड़ा हसास सूबा है हमारा, और उम्मीद रखी जाती है कि जब सदर आपका कराची से हो, वज़ीर आज़म आपका जो है वो पंजाब से हो, तो फिर उसके बाद या KPK से हो, तो उसके बाद चेयरमैन सेनेट जो है ना, उसके ज़्यादा इम्कानात जो होते हैं वो बलूचिस्तान से होते हैं।
राना साहब, आपने गौर किया शेख रुहेल असगर साहब का ये कहना था हमें मुकम्मल तैयारी के साथ आना चाहिए। उन्होंने गिलानी साहब का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि मुकम्मल तैयारी के साथ आना चाहिए, पेपर वर्क पूरा करना चाहिए। क्या वो ये इशारा तो नहीं कि अभी नाम मजीद फाइनल कर लें कि आपने गिलानी साहब को ही रखना है या तब्दील करना है? देखिए, मैं फिर वो कह रहा हूँ कि आप ज़हन में रखिएगा, कल जरदारी साहब ने कहा हमें 20 वोट कम पड़े, ये जरदारी साहब ने कहा। और आज ये भी PDM के अंदर शोर मचना शुरू हो गया कि मुस्लिम लीग नून के KPK से जो लोग हैं उन्होंने PDM के उम्मीदवार को वोट नहीं दिए। कुछ और जगहों पे भी बड़ी शोर मच रहा है। देखिए, एक फतह के बाद ये समझ लेना कि हम सब कुछ जीत गए हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। या सर, अब तैयारी दोनों तरफ से होगी। अगर शेख रुहेल असगर कहते हैं कि इनको तैयारी करनी पड़े, तो अब गवर्नमेंट को भी तो पता है ना कि हमने अगर बिल पास करवाने हैं, हमने अगर दीगर मामलात करवाने हैं, तो उसके लिए संजरानी साहब को जिताना कितना ज़रूरी है। अब कितने वोटों का फ़र्क है? 4 से 5 वोटों का ना, ज़्यादा। कितने वोटों का फ़र्क? 47-53 कितने हो गए ना? 6 वोट हो गए ना? 6 वोट हो गए। 6 वोट हो गए। पहले कितने वोटों का फ़र्क था जब संजरानी साहब अदम इत्तेमाद की तहरीक में कामयाब हुए? शेख साहब का कहना है कि उस वक्त माहौल और तरह का था, अब और तरह का। हाँ, यही बात आती है। हो सकता है ये माहौल मज़ीद और तरह का हो जाए, मज़ीद और तरह का माहौल हो जाए। हो सकता है कि कुछ लोग जो अपने हदफ को पूरा कर चुके हैं वो मज़ीद हदफ को पूरा करने के लिए कोई कुर्बानी दे दें। सारा कुछ हो सकता है, ये भी ज़रूरी है। हो सकता है गिलानी साहब इलेक्शन जीत जाए, लेकिन अगर संजरानी साहब को आज अनाउंसमेंट कर दी गई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। आज आप गौर करें ना कि हुकूमत जो है, आज के दिन तक हम तो सोच रहे थे कि बड़ी दरारें हिल चुकी होंगी, दरारें पड़ चुकी होंगी और बहुत कुछ हो चुका होगा, लेकिन वज़ीर आज़म जो है बड़े पुरुमीद हैं, पुर इत्मीनान हैं। और वज़ीर आज़म की कौम से खिताब को किस नज़र से देखता है? मैं कह रहा हूँ जज कमाल कर दिया उन्होंने आज के खिताब को, या वज़ीर आज़म के इससे पहले खिताब से पहले ज़रा आप आ जाए ना, जो आज मीटिंग की उन्होंने गुफ्तगू की, ज़रा अगर हम वो दिखा सकें कि उस मीटिंग में उनका जो स्टाइल है, उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो अंदाज़े वहाँ पे मीटिंग को करना है पूरी कैबिनेट का, वो बड़े मुतमीन है। देखिए, उन्होंने एक चीज़ तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कह दी कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं करप्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उन्होंने इलेक्शन से पहले कह दिया था कि भाई वोट बिकते हैं, तो उनके बयान की तो तस्दीक हो गई। और हाँ, अगर PTI के उम्मीदवार ज़्यादा वोट ले जाते तो फिर कहा जाता जनाब ये भी उसी सफ़ में शामिल है ख़रीदो फरोख्त करने वाली। अब तो बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़ेह है कि उनके मौक़िफ़ की एक तो तायीद हो गई। एक दिन पहले एक वीडियो आती है जिस पे कहा जाता है इतने वोट मुस्तरद कर दिए जाएँ। मुस्तरद करने का तरीक़ाकार क्या है? उसके बाद होता है जनाब ख़रीदो फरोख्त क्या है? उससे पहले भी ये शोर डाल रहे थे जनाब इतने वोट बिक रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त हो रही है, पैसे चल रहे हैं। तो ये सारा जो उनका मौक़िफ़ था उसकी तस्दीक हो गई, तायीद हो गई। और अब वो अगर दोबारा किसी अदालत में जाते हैं, अब दोबारा अगर किसी फ़ोन पे जाते हैं, तो ये बात तो साबित हो गई कि वो कहेंगे जनाब हमने। सब आगे बढ़ते हैं, एतमाद के वोट पे बात करते हैं। एतमाद का वोट लेने का फैसला, आपकी नज़र में ये फैसला किस तरह का है? अगर आज की सूरत हाल देखी जाए तो मियाँ साहब ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अखलाकी जवाज़ नहीं बचता आपका इस वक्त मनसब पे बराजमान रहने का। दूसरी जानिब अपोजिशन भी यही कह रही है। तो आपके नज़दीक ये कितना बोल्ड एक्ट है जो वज़ीर आज़म ने उठाया? वैसे मुझे तो हैरानगी होती है यासर, बड़ी हैरानगी होती है कि मियाँ साहब जब आप वज़ीर आज़म थे, आपके खिलाफ केस चले, GIT बनी, सारा कुछ हुआ, तो उस वक्त जवाज़ था आपका हुकूमत में रहने को। आपने असम्बली में एक खिताब किया, आपके खिताब के बाद आपका बेटा कुछ और कह रहा है, आपका समधी कुछ और कह रहा है। तो क्या आपका उस वक्त आप रह जाएं तो ठीक है, दूसरा कोई रह जाए तो गलत है? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, इमरान खान को साबित कर देना पोजीशन कि एतमाद का वोट नहीं ले सकते, तो वो खत्म हो वही ना। अगर आपके पास अदम एतमाद का पत्ता है तो आप उसे अभी चला दें, एतमाद के वोट में चला दें। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन अगर 181 या 182 या 178 इनमें से कोई वोट ले जाते हैं वज़ीर आज़म साहब, एतमाद का वोट ले जाते हैं, इतने लोग जमा हो जाते हैं, तो फिर आप इसको किस नज़र से देखेंगे? फिर जो गिलानी साहब की जीत है, फिर जो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, एक छक्के के बाद ये दूसरा छक्का होगा, फिर ये हुकूमत का छक्का होगा। या सर, ये बड़ी हिकमत अमली से उन्होंने फौरी ऐलान कर दिया है कि हमें देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या हो सकता है। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर उनके पास नहीं है वोट, अगर उनके लोग उनके साथ नहीं हैं, तो फिर अभी क्लियर हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा। क्या आपको ये लगता है कि एतमाद के वोट में अगर कामयाबी हुकूमत को मिल जाती है तो अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाएगी?
बिलावल ने तो आज ये कहा है कि पीडीएम फैसला करेगी। बात यह है कि बिलावल की आज की जो गुफ्तगू है, आप उससे ज़रा एक अंदाज़ा लगाएं ना। इससे पहले एक गुफ्तगू थी कि अदम इत्माद की तहरीक जो है हम ला रहे हैं। अब बात यह है कि अदम इत्माद की तहरीक का फ़ैसला पीडीएम करेगी। मैं वही कह रहा हूँ कि फ़ैसला अभी तक क्यों नहीं किया? पहले आप कह रहे थे अदम इत्माद ला रहे हैं, अब फैसला पीडीएम करेगी। मैं आपको यासर एक बड़ी क्लियर बात बता दूँ, बड़ी क्लियर। बहुत सी जगहों पे बहुत सी खेल खेले जा रहे हैं, बड़ी गेम हो रही है, और अब वज़ीर आज़म जो हैं वो भी खुल के बहुत सी चीज़ों को सामने लाना शुरू कर रहे हैं। अदम इत्माद की जो तहरीक है वो अपोजिशन का हक़ का लाने का, लेकिन उससे पहले अगर अदम इत्माद की तहरीक से पहले अगर इत्माद का वोट ले लिया जाता है तो फिर ये बात साल, 1.5 साल, 2 साल आगे चले जाए। यानी आपको साल मजीद ताखीर दिखाई दे रही है अपोजिशन? मुझे लग ऐसे रहा है। देखिए, अदम इत्माद का वोट किस तरह फिर लाएंगे आप? इत्माद का वोट हासिल कर लिया, यानी पता अगर आपने शो करना है तो अभी यही मौका है। ये मौका है। अगर इस पे आप अपनी प्लानिंग पूरी कर लेते हैं और आपके साथ जो लोग हैं गैर हाजिर हो जाते हैं, हुकूमती जो लोग हैं, तो साबित हो जाएगा कि जनाब ये है, और इसमें ही साबित होगा। चले राणा साहब, एक कदम आगे बढ़ते हैं। चले, फर्ज कर लीजिए कि एतमाद का वोट, और इसी में अपोजिशन ने पत्ता शो कर दिया और कुछ डगमगा गए लोग और पलड़ा भारी हो गया अपोजिशन का, तो फिर अपोजिशन के पास वजीर आजम के लिए उम्मीदवार कौन है? पहले तो ये फैसला करें ना। अब वजीर आजम के पास तरफ भी आते हैं। पहले तो ये फैसला करें कि एतमाद का वोट नहीं अगर हासिल कर सकते वजीर आजम, तो क्या असम्बलियाँ रहेंगी? इस पे आ जाना, मैं बड़ी सख्त सी बात कर रहा हूँ। तो क्या पार्लियामेंट रहेगी? क्या असम्बलियाँ तहलील नहीं हो जाएंगी? अगर ऐसा हो गया तो फिर कौन कहाँ खड़ा है, फिर किसके पास क्या आएगा, ये सोचिए ज़रा। मैं आपको इशारा दे रहा हूँ यासर, इस बात को ज़रा। यानी आप वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को दानिशमंदाना नहीं बल्कि जज्बाती समझते हैं? नहीं, दानिशमंदाना भी है, और बाद में आपको पता है ना, जब मैं मरूं तो मैं कहता हूं चलो ठीक है। फिर आप मुझे एक बात बताएं, वो एक आदमी जिसको वो कह रहे हैं कि ये चोर है, एक आदमी जिस पे कह रहे हैं इतनी करप्शन के इल्ज़ामात हैं, अब वो क्या उस पार्लियामेंट को उसके हवाले करके चले जाएंगे? उनकी नज़र में मैं किसी सूरत में इन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा जिन पे इल्ज़ामात हैं। उनकी नज़र में वो चोर हैं, तो फिर वो क्यों उनके हवाले करके जाएंगे? मुझे बता देना, आपके पास ऑप्शन है ना, हर बंदा ऑप्शन इस्तेमाल करता है। अगर अपोजिशन ने ऑप्शन इस्तेमाल करती है वोट खरीदने की, देने की, तो फिर बाकी भी करते हैं। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आगे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? चले मैं आपको बता देता हूँ जी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं है, नंबर 1। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर कोई वज़ीर आज़म का ख्वाहिशमंद है, मेरे पास इतला है, वो आसफ अली जरदारी साहब हैं। खुद? हाँ, खुद आसफ अली जरदारी साहब खुद उम्मीदवार हैं कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ जाऊँ। ये मैं आपको बड़ी मुसद्दका इतला दे रहा हूँ उन्हें। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ सुन लें, कुछ बड़े अहम मशीरों ने इन्हें और भी बड़े मशवरे दिए हैं। इन्हें यह भी मशवरे दिए हैं कि अभी हुकूमत पे ना आए, इसकी बात बाद में कर लेंगे, चलें तफसील बता देंगे। देखते हैं कि इस वक्त जो उम्मीदवार के लिए ख्वाहिशमंद अफराद हैं वो किस हद तक अपनी जो प्लानिंग है वो करके बैठे हुए हैं, पेपर वर्क उनका क्या है, इस पर भी बाद में मजीद बात करेंगे। यहाँ पे लेनी एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राणा साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म कौन होगा। अच्छा, आपने 2-3 नाम तो रखे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश क्या है कि कौन होना चाहिए वज़ीर आज़म? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि वज़ीर, उनकी ख्वाहिश देखें तो वो कहेंगे मेरा बेटा हो जाए, ख्वाहिशों पे ना जाएँ। मौलाना फजलुर रहमान तो चाहेंगे जी उनका बेटा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो जाए, लेकिन उनकी ख्वाहिश कभी ये नहीं होगी कि आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, इनमें से कोई वज़ीर आज़म हो। तो क्या होगी? उनकी ख्वाहिश होगी कि मुस्लिम लीग नून से कोई हो, और मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ ना हो। उसका बेनिफिट क्या है उन्हें? उसका बेनिफिट शरीफ ख़ानदान, देखें जो उन्हें मिल रहा है वो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से मिल रहा है, आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से नहीं मिल रहा। देखें, आसफ अली जरदारी साहब ने ये खेम जीत कर, यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत कर ये साबित कर दिया कि मैं गेम चेंजर हूँ, मौलाना फजलुर रहमान गेम चेंजर नहीं। साहब, हम अफरूज़ों पे बात कर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी काबिल कबूल है उन्हें? किनको? मौलाना को। मौलाना को काबिल कबूल होगा, मरियम को नहीं होगा। मैं आपको फिर और कौन होगा? जब हमजा शहबाज शरीफ ये तो निकल गए, ये तो काबिल कबूल है ही नहीं उन्हें। मरियम नवाज साहिबा खुद आ नहीं सकती, उसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी उन्हें का मरियम नवाज साहिबा को काबिल कबूल नहीं, तो पीछे बचता कौन?
देखिए, एक डमी सा शख्स कोई भी आप खड़ा कर सकते हैं जो मरियम के इशारों पे चले। शाहिदा खान अब्बासी पे उन्हें यकीन नहीं। उनका कहना है कि जब वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी थे तो उसी दौर में सबसे ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ काम हुआ, ये उनका कहना है। तो हकीकत देखें तो हुआ भी ऐसा ही है। अब वो चाहेंगे, मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना फजल रहमान जो है उनको ये कहा जा रहा है कि आपको बलूचिस्तान दे देंगे, साथ में डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो दे देंगे, और वफाक में अगर हमारी हुकूमत आती है तो आपके बेटे को किसी अच्छी वजारत से नवाज दिया जाएगा, अच्छी वजारत से। उसके बाद पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दिया जाएगा, और उसके लिए उनके जहन में है हमजा शहबाज, उनके जहन में है कि हम पंजाब में एक बड़ा इत्तेहादी तोड़ेंगे। लेकिन आज तो जिस बड़े इत्तेहादी की तरफ इशारा कर रहे हैं, राणा साहब, देख का सारा सामान पूरा हो गया? नहीं हुआ ना, यही तो पागलपन है। देख रख दी उन्होंने, मसाले पूरे कर लिए, नीचे आग जलाने के लिए चीज़ें कोई नहीं है। भाई देख उस वक्त पकनी है जब नीचे गैस हो या लकड़ियाँ हों जिनको आग लगानी है, उसके बगैर तो चल ही देख पक ही नहीं सकते। पूरी गर्मी आने का इंतजार कर लें। मेरा ख्याल है उन्हें गर्मी आने का इंतजार कर लें, लेकिन गर्मी में तो ये सामान ख़राब हो जाएगा ना, सारा देख का सामान तो वो ले आए हैं, उस गर्मी में ख़राब हो जाएगा। मैं यासर आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। देखिए ना, बलोचिस्तान में तब्दीलियाँ आनी है, ये लिख लीजिएगा। मैं वफाक और पंजाब में मुझे मार्च में कोई तब्दीली नज़र आ रही है, लेकिन वो तब्दीली किसी सूरत में ये नहीं होगी, मैं आपको ये भी बता दूँ, वो तब्दीली किसी सूरत में ये नहीं होगी कि मौलाना या मरियम नवाज़ की ख्वाहिश के मुताबिक। राणा साहब, आगे बढ़ के थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हुकूमत एतमाद के वोट के हवाले से किस हद तक पुरुमीद है, और आज जो मुलाकातें होती रहीं उसमें कंक्लूजन क्या निकाला गया? लेकिन आज तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िताब से लेके वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकातों पे पहले आ जाते हैं ना। अगर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकातें देखें और आज उनका जिस तरीके से वो बड़े बड़े पुरइत्माद हैं, और जिस तरह उनके सारे साथी जिन काबीना के दीगर अरकान बड़े मुस्करा रहे हैं, उसके बाद जिस तरह चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से गुफ्तगू हुई, चौधरी परवेज़ लाई से रब्ता, उन्होंने कहा कि हम हर हाल में आपके साथ करें। बाकी दीगर अपने इनके साथियों से भी रब्ते हुए। मेरे पास इतला ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो इत्तेमाद का वोट लेंगे, और खैरत अंगेज़ तौर पर सेनेट के वोटों से ज़्यादा वोट उन्हें मिलेंगे। जितनी सेनेट के वोट, सेनेट में उनकी उम्मीदवार खातून जो लीड हैं उनको वोट मिले हैं, उससे ज़्यादा इमरान खान साहब को वोट मिले। राणा साहब, अगले 2 माह के बाद सियासी सूरत हाल में सर्वाइवल किस जमात का होगा और रिवाइवल किस जमात का होगा? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, आज ये बड़ी खबर है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दोनों बड़ी जमातें हैं ना जी। इनको इनके मुआशी जो माहिरीन हैं उन्होंने और दीगर लोगों ने मशवरा दिया है कि खेलते ज़रूर जाएं, सियासत पूरी करें, इसी तरह शोर डालते जाएं, लेकिन किसी सूरत में भी हुकूमत ना लें, और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म भी ना होने दें। यासर, ये मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा इस वक्त में अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होती है तो वो सियासी शहीद हो जाएंगे, और एक नारा उनका कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ था वो सच साबित हो जाएगा, और कोई भी नई हुकूमत, यासर साहब, कोई भी नई हुकूमत, ये दोनों को कहा गया, उनके मुआशी जो माहिरीन है ना, मुआशी इक़्तिसादी माहिरीन, उन्होंने कहा जी अगर आप भी आके हुकूमत में इस वक्त आ जाते हैं तो मौजूदा हालात में आप कहें कि आप आवाम को कोई रिलीफ दे सकते हैं तो वो मुमकिन नहीं। यानी सियासी महाज गर्म रखने का कहा गया है, लेकिन हकाइक जो है उसको मद्देनजर रखते हुए सियासत में बतौर इन होने का नहीं कहा गया। बिल्कुल इसी तरह आप देख लीजिएगा ना, अगले 4-6-10 टाइम कम है, एक आखिरी बात कर लेते हैं महंगाई को लेकर, जो एक बहुत बड़ा इशू भी है और वफाकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त मसला भी बना हुआ है। इस पर ओवरकम करने के लिए वफाकी हुकूमत क्या मनसूबाबंदी कर रही है कि 2 माह बाद ये बयानिया अपोजिशन का जो है वो ये भी दम तोड़ जाए? 2 से 3 माह में बिजली की कीमतें, अशिया खुर्द नोश की कीमतें और डॉलर की कीमत ये नीचे आ जाएगी। उसकी बुनियादी वजह नंबर 1 तो क्या बेहतरी दिखाई दे रही है? देखिए, एक तो ज़हन में रखिए, एक तो डॉलर तो काफ़ी बेहतर हो गया, मज़ीद हो जाएगा। दूसरा, आपने LNG का जो मुआहिदा नया किया है कतर के साथ, आपको उसमें कितना रिलीफ मिला? 31%। आपको कितना रिलीफ मिला ना? वो जो 31% रिलीफ है वो किसको जाएगा? और मैं आपको फिर मैंने लेकिन राणा साहब वो भी तो देखे ना कि वो जो एक तरफ से रिलीफ है, दूसरी तरफ से आपकी बिजली की कीमतें कहाँ पे पहुँच गई। मैं कह रहा हूँ जब आप उसी में रिलीफ मिलेगा ना, नीचे आना शुरू हो जाएगा। अभी आपने मुआहिदा साइन किया है, अभी आपको खेप पहुँची नहीं। हम यही तो एक प्रॉब्लम है हमारी, यासर साहब। एक दिन पहले एक मुआहिदा साइन होता है, हम समझते हैं कि आज साइन हो गया,
मुआहिदा सारा कुछ हो गया तो 15 मिनट बाद हमें उसका समर मिलना शुरू हो जाएगा। भाई आप पौधा लगाते हैं, फल उसी वक्त नहीं लग जाता, थोड़ा टाइम लगता है। वो तो 3 माह बाद ही उसके समरात आएंगे ना। वो हुकूमत का तो ये कहना मैंने तो आपको टाइम दे दिया कि 3 माह में आपको महंगाई में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, बिजली की कीमतों में फ़र्क नज़र आएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगी, बिजली की कीमतें कम होंगी, महंगाई में फ़र्क नज़र आएगा। और अगर नहीं ऐसा हुआ तो चाहे जिसकी मर्ज़ी हुकूमत आ जाए, मैं आपको बिल्कुल ये मुसद्दक़ा कह रहा हूँ, वो नहीं कर सकेगा। यानी अगर मुल्की हालात को सुधारना है, मईशत बेहतर करनी है, माशी आशारिये बेहतर समत में लेकर गामजन होना, इसके लिए महंगाई पर काबू पाना होगा, जिसके लिए 3 माह का वक्त है। और 3 माह के वक्त में आपको बहुत से ऐसे मंसूबे शुरू करने हैं, बहुत से ऐसे इकदाम करने हैं कि अवाम की बेहतरी के फैसले हो सके। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।